कुछ अधूरा है, क्योंकि ये एक छोटा सफर नहीं है लाइफ का, बहुत लंबा सफर मैंने जिया है। और उस हर पल, लाइफ के उस हर अक्षण में, हर कदम पे, हर पल पे, हर जगह अगर किसी व्यक्ति ने मेरा साथ दिया है तो दोस्तों वो मेरी धर्मपत्नी है। हर जगह मुझे प्रेरित भी करती है। इस लंबे सफर के अंदर हर जगह सहयोग भी उस सक्सेसफुल लेडीज ने हर जगह मुझे सहयोग किया है, प्रेरित किया है। और हमेशा एक ही चीज बोलती है कि बहुत बड़ा काम करना है, बहुत बड़ा काम करना है। और ये अंदर से भी एक मोटिवेटर है, अंदर से भी हमें हमेशा मोटिवेट करती रहती है। और कभी भी आज तक के कैरियर में कभी भी इस महान लेडीज ने मेरे सामने कभी कोई एक ऑप्टिकल नहीं लगाया। कभी इसने मुझे नहीं बोला आज तक कि नागल जी आप आज यहां मत जाइए। हर परिस्थिति में इसने परिवार को भी संभाला, मुझे भी संभाला, और हर जगह। और सबसे ज्यादा ये अपनी टीम को भी जितना मुझे प्यार करती है उतना ही अपनी टीम को प्यार करती है, और उतने ही अपने आदर्शों को प्यार करती है। हमेशा एक ही चीज बोलती है, जब ये भगवान के सामने जब पूजा करने जाती है तो ये हमेशा थैंक्स सेफ शॉप को बोलती है, और हमेशा थैंक्स हमारे गुरुजियों को बोलती है, और हमेशा थैंक्स अपनी प्यारी सी टीम को बोलती है। तो ऐसी महान व्यक्तित्व और मेरी अर्धांगिनी और मेरी खूबसूरत बीवी, हर एंगल से आप नहीं देखना, आज मैं ही देखूंगा, ठीक है। मेरी स्वीट डार्लिंग छोटा नागल को बुला लिया जाए। कितने लोग सुनना चाहते हैं? तो एक जोरदार तालियों से स्वागत करें मिसेस छोटा नागल। आप सभी का मेरा नमस्कार। धन्यवाद देती हूँ मैं सेफ शॉप कंपनी का, धन्यवाद देती हूँ मैं अपने अपलाइन का, धन्यवाद देती हूँ मैं अपनी प्यारी सी टीम का। इन सभी के वजह से और कंपनी के वजह से आज हम यहाँ तक आ गए। ये बिजनेस मिला तब मेरे पति की सर्विस 15 साल हो गई थी, और 15 साल में क्या थे, और 8 साल हुए हमने इस बिजनेस कर दे। 8 साल में आज क्या ये बिजनेस मिला तब मेरे को इस तरीके से समझाया गया था ना, तो शायद मैं भी मना कर देती। मेरे को बोला, एक भाई साहब मिले मेरे को, और उनने मेरे को एक बिजनेस के बारे में बताया है, और वो बिजनेस आपके नाम से कर रहा हूं मैं बड़ी खुश हो गई अंदर से। और 15 साल की सर्विस में ज्वाइंट खाता तो था हमारा, लेकिन खाते में 0 थी। ये बात थोड़ी बताते हैं। खाते में 0 थी, मैं दिल से बोलती हूँ, खाते में 0 थी। और इन्हें ये बताया मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, और वो भी आपके नाम से कर रहा हूँ, और उस टाइम पे इंश्योरेंस लिया जा था। तो बोले मैं इंश्योरेंस ले रहा हूँ और साल के 15,000 मैं आपके नाम से खाते में डालूंगा। मैं अंदर बड़ी खुश हो गई। 15 साल में तो कुछ बचाया नहीं, थैंक यू भगवान ये जोधपुर, ताकि 45,000 तो 3 साल में हम बचा लेंगे। तो मैं इसलिए इस बिजनेस के लिए मोटिवेट हो गई थी। उससे पहले मेरे को पता नहीं था बिजनेस क्या होता है। फिर इन्हें जैसे जैसे बताया, शुरुआत करी, तब बिजनेस में आए तब हम एक बेडरूम के घर में रह कर दे, और एक बेडरूम के घर में रह कर दे सच पूछो तो सिरकारी चिरपाई थी, और उनका निवार टाइट कर दी मैं तंग आ गई थी। सारी बातें नहीं बताते हैं पगली। 15 साल सर्विस हो गई थी। मैंने कई बार मेरे पति को बोला, नागल जी एक बेड तो ले आओ, लेकिन नागल जी के पास इतने पैसे नहीं थे, मियाँ बीबी सो जाओ और एक बेड ले आओ। प्यार तो मेरे से काफी करते और करते रहेंगे, मुझे विश्वास है, और मेरे परिवार को भी विश्वास है नागल जी कितना प्यार करते हैं। इस प्यारी सी टीम को और सब लोगों को भी पता है। लेकिन प्यार अपनी जगह, लेकिन जब बात पैसे की आए तो 0। एक बार मेरे याद है, इस बिजनेस की भी बताऊंगी मैं, और बिजनेस से पहले की भी बताऊंगी। एक बार हमारे घर में शादी थी, और मेरी कान की बाड़ी गुम हो गई, और मेरे को शादी में भिवानी में जाना था। मैंने नागल जी को बोला अब मेरी कान की बाड़ी ला दो, और नागल जी ने मेरे को प्यार से समझाया, क्यों हर आदमी ने अपनी इज्जत प्यारी होती है।
ये बोले छोटू मेरे पास टाइम नहीं है। और मैं उसे टाइम समझ गई। टाइम तो देखो, किसी को भी पैसे दे दो, किसी को भी साथ में भेज दो। मैं समझ गई थी इसके पास 0 है। फिर हम इस बिजनेस में आए। आज मैं इस बिजनेस की वजह से यहाँ तक पहुंची। तब मैं 1 बेडरूम का घर में रह करती, बता दिया आपको, बेड भी नहीं था। आज मैं 3 BH का घर में रहती हूँ, दिल्ली द्वारका में। उस टाइम कान की बाली लाने के लिए पैसे नहीं थे मेरे पति के पास। इस बिजनेस में आने के बाद मेरे जेठ के बेटे की शादी थी और नागल जी बोले मैं जोधपुरे थी और घर में चलना है शादी में। मैं बोली 7 दिन तब जाऊंगी, क्योंकि मेरे को पता था पैसे आने शुरू हो गए थे। मैं बोली 7 दिन तब जाऊंगी, मेरे हाथ में कंगन ला दोगे। और पहले मेरे को सुनार की दुकान पर ले गए, कंगन पर आया और मेरे को तैयार करके शादी में ले गए। दूसरी बार मौका मिला मुझे, सर की डायमंड शिप थी राठौड़ साहब की, गुड़गांव में आना था और मैं हिसार में थी। तब मेरे को बोले मैडम तेरे को गुड़गांव में पूछना है। मैं बोली सर के तो फंक्शन में मैं जाऊंगी और दिल से जाऊंगी, लेकिन मेरे को चूड़ी चाहिए। और ये मेरे को भिवानी जगन्नाथ के लेके गए और मेरी 4 चूड़ी करा के लेके आए और बोले मैडम मेरे इनको पहली वाले दिन जाना था, आप अगले दिन आ जाइयो और ये चूड़ी पहन के आ जाइयो। और उसके बाद जैसे ही मतलब सारी चीज चलती गई, अच्छा मतलब घुमान फिरान खातर लेके गए हर जगह। इस बिजनेस में आने के बाद, बिजनेस से पहले तो आपको मैंने बता ही दिया क्या थे, और बिजनेस में आने के बाद 5 स्टार होटल में रहे, कभी देखे ही नहीं थे। क्योंकि और एक दिन हम भिवानी में बैठे थे और ऐसे बात चल गई, बोले सुनार का चले। मैं बोली चलो, और मैंने जाके, मेरा बेटा भी साथ में था, और जाके मैंने पसंद करना शुरू कर दिया। मेरे गले की चैन पसंद करी, मैंने नागल जी ये लेनी है, बोला ले लो। मैंने मेरी पायल भी पसंद करी, बोला ले लो। मैंने कान की बाड़ी भी पसंद करी, बोला ले लो। फिर एक चैन नागल जी की एक बार घूमने गए थे, इस बिजनेस में आने के बाद ही बनवाई थी, वह गुम हो गई थी। मेरा और मेरे बेटे को दोनों को एक चैन पसंद आ गई। हम बोले ये भी हमारे को लेनी है आपके लिए, बोले ले लो। उसके बाद 2 मेरी भतीजी है, इनकी भतीजी मेरी भाण की लड़की है, बोली दोनों के लिए अंगूठी भी लेनी है मैंने, बोले ले लो। फिर मेरे एक बाड़ी और पसंद आ गई, मैं बोली माता जी के लिए मेरे को बाड़ी लेनी है, बोले ले लो। मैं बोली जी एक बार पीछे मुड़ के देख लियो, सब्जी मंडी में नहीं आ रहे, हाँ सोने का रूप में शोरूम में बैठे। हाँ और दिल से धन्यवाद देती हूँ उनको सबको, सेफ शॉप कंपनी को, सारे मेरे सर लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। उनके वजह से, कंपनी के वजह से वो सब कुछ मेरे को दिला के लेके आ गए। और जैसे है मैं बाहर लकड़ी शोरूम से, तब मैंने नागरी से बोला एक फोन मिलाइयो। बोला क्या करेगी मैडम? मैं बोली एक बार मिला के दियो मेरे को राठौड़ साहब को। इन्हें राठौड़ साहब को फोन मिलाया और मैंने दिल से इनको धन्यवाद दिया। मैं बोली भाई साहब आप नहीं होते तो आज मेरे को इतना सोना नहीं दिलाते। आप इस बिजनेस में मेरे को लेके आए थे, आपने मेरी जिंदगी बदल दी और मैं दिल से धन्यवाद आपको देना चाहती हूँ। और हमारे सर भी पता नहीं कहीं सफर कर रहे होंगे, ट्रेन में होंगे, मेरे को नहीं पता था। बोले मैडम एक बार दोबारा और बताना। मैं बोली भाई साहब आज तो नागल जी ने सब्जी मंडी मचा दी, किसी चीज के लिए मना ही नहीं करा। नहीं तो मेरी शादी में सोना मिला था इतना, मेरी मायके वाले ने भी नहीं दिया था, मेरी ससुराल वाले ने भी नहीं दिया था। और आज जो मैंने बोला ने तो सब मेरे को दिला के लाए हैं। मैं बोली दिल से धन्यवाद देती हूँ मेरी प्यारी सी टीम को, सर लोगों को और आपको, इस बिजनेस में हमारे को लेके आए। और इस बिजनेस में आए ना तब हमारे पास एक बाइक थी। आज सबको दिल से धन्यवाद देनी चाहूंगी मैं। मेरे घर में 2-2 गाड़ियां खड़ी हैं और जब मैं ऊपर से उतर के आती हूँ मेरे को बड़ी खुशी मिलती है। मैं 7वें फ्लोर पर रह रही हूँ दिल्ली द्वारका में, और जब मैं ऊपर से उतर के आती हूँ तो मेरे को बड़ी खुशी मिलती है। मैं देख के बड़ी खुश हो जाती हूँ। वहाँ जो लोग रहते हैं वो काफी पैसे वाले लोग रहते हैं, आज मैं उनके बीच में रहती हूँ और मेरे को बड़ी खुशी मिलती है। आज मेरे को काम करने की जरूरत नहीं है, घर पे काम वाली आती है, गाड़ी साफ करने वाला अलग से आता है। नहीं तो आधी बार वो बाइक मेरे को साफ करनी पड़े करती है। आज की और इस बिजनेस में आए थे
पहली मेरे को नहीं पता था धनतेरस भी आओ है के और शादी की सालगिरह भी आओ सके। और इस बिजनेस में आने के बाद हर रोज डायमंड रिंग मिलती है। पिछले साल ये मिल गई और इस साल ये मिल गई। थैंक यू, जोरदार तालियां। ये दिल की बातें थी भैया। ये कौन सी बातें, कौन सी बातें? थैंक यू वेरी मच। बैठो आप। और जो मेरी धर्मपत्नी ने बताया, बिल्कुल ये दिल की बातें। और इन्होंने मुझे एक ही बात बोली थी, या तो नागल जी मैं बोलूंगी नहीं, और बोलूंगी तो सच बोलूंगी। या तो मैं बोलूंगी नहीं और बोलूंगी तो सच बोलूंगी। और ये वास्तविकता है, हकीकत है, क्योंकि हकीकत से आदमी कभी मुंह नहीं मोड़ सकता। और हकीकत हकीकत ही होती है, हकीकत हकीकत ही होती है। और जो आज इन्होंने बोला है ये वास्तविकता है, क्योंकि पिछले 27 साल के कैरियर में, पिछले 27 साल के कैरियर में और मेरी 44 साल की जिंदगी के अंदर अगर सबसे बढ़िया दिन और सबसे बढ़िया जिंदगी और सबसे बढ़िया खुशियां हैं, तो दोस्तों वो सेफ साहब की वजह से, हमारे आदर्शों की वजह से और हमारी टीम की वजह से है। दोस्तों आज हम सबसे खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, आज हम सबसे खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। एक फौजी परिवार में मेरा जन्म हुआ, एक फौजी का बेटा हूं, किसान परिवार में पैदा हुआ था। पिताजी 4 भाई थे, एक बहन थी। और हमारे परिवार में अगली पीढ़ी में भी हम 4 भाई और 5 बहनें, सॉरी 6 बहनें हमारी अगली जनरेशन में आई। उसके अंदर मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूं। मेरे फादर आर्मी में थे, मेरे ताऊ जी भी आर्मी में थे, और मेरे जो चाचा जी थे वो भी आर्मी में थे, लेकिन वो आर्मी के अंदर ऑफिसर थे। और दोस्तों मेरे परिवार के अंदर जो मेरे भाई है वो भी 2 आर्मी में थे और एक खेतीबाड़ी करता था। और इसी चीजों को देखते देखते मैं भी आर्मी में चला गया, क्योंकि जैसे माहौल के अंदर इंसान रहता है, जैसे परिवार में पैदा होता है, ज्यादातर उसी बिजनेस के अंदर उसके बच्चे भी चले जाते हैं। यस या नो? तो दोस्तों जैसे फौजी परिवार से हूं और पूरे परिवार में रिश्तेदारियों में ज्यादातर लोग आर्मी में, इसलिए मैं भी आर्मी में चला गया। 12वीं तक मैंने एजुकेशन ली और पढ़ाई के अंदर ठीक था, लेकिन अंग्रेजी में थोड़ा सा कमजोर था, इसलिए ऑफिसर लाइन में तो जा नहीं पाया। लेकिन आर्मी के अंदर टेक्निकल साइड से मैंने आर्मी के अंदर एंट्री की और वहां जाकर के बड़ा खुश हुआ। शुरू से ही जब अपने परिवार को देखता था, अपने चाचा जी को देखता था, क्योंकि जिस माहौल में पैदा हुआ था मैंने शुरू से अपने चाचा जी को देखा। और उनको देख करके, क्योंकि वो आर्मी के अंदर एक ऑफिसर थे, अधिकारी थे, उनको देख करके मेरे सपने शुरू से थोड़े से बड़े हो गए। और मुझे लगता था कि मैं आगे चल करके जब बड़ा होऊंगा तो मुझे एक बड़ा आदमी बनना है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कैसे बड़ा आदमी बनना है। और जैसे ही मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई तो मेरे परिवार के लोगों ने बोला कि आप भी आर्मी में चले जाएं। और दोस्तों मैं भी आर्मी में चला गया। लेकिन जब आर्मी के अंदर चला गया, वहां पर जाने के बाद मुझे एक चीज का एहसास हुआ कि यहां पर जो तू सपने देख रहा है वो तेरे सपने पूरे नहीं होंगे। दाल रोटी जरूर आ जाएगी, घर का खर्चा नॉर्मल चल जाएगा, लेकिन अच्छी लाइफस्टाइल नहीं जी पाएगा। और ये मैंने नजदीक से देखा। और जैसे ही मैं वहां पर गया आर्मी के अंदर, क्योंकि मैं दिल से बताता हूं मेरे शौक शुरू से बड़े थे, सपने मेरे शुरू से ही बड़े थे। मैं चाहता था कि जिंदगी के अंदर बड़ा आदमी बनूं, कुछ अलग हटके काम करूं, क्योंकि नॉर्मल लाइफ जीना मुझे पसंद नहीं था। अगर मैंने स्टार्टिंग में भी नॉर्मल ढाबे पे बैठ करके खाना खाना पसंद नहीं था, मैं अच्छी जगह बैठ करके खाना खाता था। शुरू से ही मैं ये नहीं करता था कि जो कपड़े मिल गए पहन लिए, नहीं, मुझे अच्छे कपड़े पहनने पसंद थे, अच्छा खाना खाना पसंद था और अच्छी लाइफ जीना मुझे पसंद था। आर्मी के अंदर जैसे ही एंट्री होती है, आर्मी के अंदर गया और वहां जाकर के मुझे इस बात का एहसास हुआ कि यहां ज्यादा कुछ कमा नहीं सकता और ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। तो मेरे माइंड में विचार आने लग गए कि 15 साल में आर्मी की नौकरी करूंगा और उसके बाद आर्मी से बाहर जाकर के कोई काम करूंगा। लेकिन बीच में मेरे चाचा जी रिटायर हो गए और रिटायर होने के बाद वो पॉलिटिक्स में चले गए। और जब चाचा जी पॉलिटिक्स में गए
तो मुझे लगा कि चाचा जी पॉलिटिक्स में चले गए, वहां पर जाकर के चाचा जी जब पॉलिटिक्स में कामयाब हो जाएंगे तो मैं भी इनके साथ कामयाब हो जाऊंगा और यहां से कुछ पैसे कमाएंगे, यहां से जिंदगी सफल हो जाएगी। ये विचार मेरे दिल में आया और मैंने उनके साथ पॉलिटिक्स में चला गया। लगभग 6-7 साल मैंने उनके साथ काम किया। जब भी आर्मी में छुट्टियां मिलती थी मैं जाकर के अपना पूरा समय पॉलिटिक्स में उनके साथ लगाता था और मैंने 6-7 साल उनके साथ काम किया। 6-7 साल लगातार काम करने के बाद अचानक मेरी पोस्टिंग वहां से राजस्थान में आ जाती है और उसी दौरान लगभग 15 साल मेरी नौकरी हो गई थी और इस दौरान मैंने कुछ नहीं किया। दिमाग में एक ही बात घूमती रहती थी, कोई अलग हट करके काम करना है, अलग हट करके काम करना है। मेरे पास मौके जरूर थे, आर्मी में भी मेरे पास मौके थे, मैं एग्जाम लिख करके आगे अपना प्रमोशन पालूं, लेकिन वो वहां पर मेरा कभी दिमाग गया ही नहीं, क्योंकि मेरा दिमाग एक ही बात सोचता था, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा अगर मैंने यहां पर प्रमोशन ले लिया तो थोड़ी सी सैलरी बढ़ जाएगी और बड़े सपने साकार नहीं होंगे। इस बात को सोचते सोचते जब मेरी पोस्टिंग अचानक जोधपुर के अंदर हुई और एक अनजान व्यक्ति वहां पर जब मैं जाता हूं, एक अनजान व्यक्ति मुझे इस बिजनेस के बारे में बताता है और जैसे इस बिजनेस के बारे में पहली बार मुझे बताता है तो सच पूछिए, मैंने उस व्यक्ति से एक ही बात पूछी, मैंने एक ही बात पूछी कि श्रीमान आप मुझे यह बता दीजिए जो बातें आप बता रहे हैं क्या ये वास्तव में सच हैं? और उस व्यक्ति ने बोला हां ये बातें बिल्कुल सच हैं। मैंने पूछा यहां से पैसे आते हैं? बोला हां यहां से पैसे आते हैं। यहां से जिंदगी बन सकती है? हां यहां से जिंदगी बन सकती है। यहां से सपने साकार हो सकते हैं? बोला हां यहां से सपने साकार हो सकते हैं। दोस्तों जब ये सारी बातें मुझे बताई गई तो मैंने जाकर के यही बातें अपनी धर्मपत्नी को बताई और मैंने उनको बताया कि हम एक बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं और वो बिजनेस मैं आपके नाम से शुरू करना चाह रहा हूं और मेरे को बताया है कि इस बिजनेस में अच्छे पैसे आते हैं और जो पैसे कमाएंगे उससे हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो वहां पर मेरी धर्मपत्नी ने मुझे बोला ठीक है आप शुरुआत कर दीजिए इस बिजनेस की। और दोस्तों मैंने सच बताता हूं दिल की बात, वही बात जो मेरी बीवी बोल करके गई है कि अकाउंट में क्या होती थी, तेज बोलिए क्या होती थी, अकाउंट में पैसे थे नहीं लेकिन बिजनेस करना चाहता था। उसी समय मैंने अपनी बहन से पैसे लिए और इस बिजनेस की शुरुआत हुई और मैं पहले से ही अपने आप पे काफी कॉन्फिडेंस रखता था। शुरू से ही मुझे पता था कि जिंदगी के अंदर तुझे कुछ करना है। और जब मैं चाचा जी के साथ पॉलिटिक्स में गया वहां पर भी जब उनके साथ रहता था, उनकी लाइफस्टाइल देखता था, गाड़ियों में घूमता था, 10, 20, 50, 100 जब हमारे साथ लोग घूमते थे तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज्यादा हो गया था और मुझे अंदर से यह लगता था कि मैं जिस भी आदमी को इस बिजनेस के बारे में बताऊंगा वो व्यक्ति मेरे साथ बिजनेस में आ जाएगा। और यही हुआ, मैंने लोगों को बताना शुरू कर दिया और जैसे जैसे मैंने लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताया और बताने के बाद वहां से जो मेरे सामने लोगों के जवाब आए वो सुनकर के तो मैं एकदम हैरान रह गया। मैंने कल्पना भी नहीं की थी, सच बताऊं मैंने ये सोचा था कि इस बिजनेस में जाऊंगा और एकदम धमाल मचा दूंगा, ये सोच करके मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी। लेकिन हुआ इसके एकदम उल्टा। जब मैंने जाकर के लोगों को बताना शुरू किया तो सबसे पहले मैंने अपनी भाभी जी को बताया, मेरी भाभी जी ने भी मना कर दिया और मेरी भाभी जी ने एक काम किया, वही बातें वैसी की वैसी जो मेरे चाचा जी हैं कर्नल साहब उनको बता दी। और मेरे चाचा जी ने, कर्नल साहब ने मेरे को फोन कर करके और इतनी डांट मारी, इतनी गालियां दी, वो मैं स्टेज के माध्यम से बोल नहीं सकता। उन्होंने मुझे एक ही चीज बोली कि मेरे घर का नाम पप्पू है, मेरे को पप्पूड़ा बोलते हैं मेरे परिवार के लोग, तो उन्होंने मेरे को एक ही चीज बोली कि पप्पूड़ा मैंने जिंदगी देखी है बेटा, मैं 50 साल का हो गया हूं, मैंने जिंदगी देखी है, मैंने 3-3 यूनिटों को कमांड किया है, मैं आर्मी का ऑफिसर रहा हूं, तेरे जैसे हजारों फौजियों को मैंने देखा है, ऐसा कुछ नहीं होता, तू भी बर्बाद हो जाएगा, तेरे परिवार को भी बर्बाद करके रख देगा, और बेटा इन चीजों में कुछ नहीं रखा है और इस काम को तू बिल्कुल भी मत कर। वहां मेरे सामने एक बहुत बड़ी चैलेंज आ गया, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा अगर अपनी जिंदगी में किसी इंसान को मानता था तो वो मेरे चाचा जी कर्नल साहब को मानता था। और मेरे चाचा जी ने जब मेरे को एक ही सेंटेंस बोला, अगर तू हमारे घर का खून है तो इस बिजनेस को बिल्कुल मत करना। अब मेरे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई, मैं इस बिजनेस को करूं या इस बिजनेस को छोड़ दूं। फिर मैंने अपनी धर्मपत्नी से पूछा, मैंने एक ही बात बोली, छोटा जी घर वाले
चाचा जी, परिवार के लोग बोल रहे हैं कि इस बिजनेस को नहीं करना, क्योंकि मेरे चाचा जी ने एक ही सेंटेंस बोला, ये बिजनेस हमारे जैसे लोगों को लिए नहीं बना है। क्योंकि मैं जमीन से उठ करके आज इस लेवल के ऊपर आ चुका हूं कि समाज के अंदर और पूरे हरियाणा के अंदर लोग मुझे जानते हैं, बड़े बड़े लोग मुझे जानते हैं, बड़े बड़े अधिकारी मुझे जानते हैं, बड़े बड़े घरों के अंदर हमारे रिश्ते हैं। आपकी बहनें अच्छे घरों के अंदर शादियां हो रखी हैं, तेरे बेटे की भी अच्छे घर में शादी हो जाएगी। भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, यह बिजनेस करने की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, मुझे एक चीज समझ में आ गई थी, भगवान का दिया हुआ जो कुछ था वो सब कर्नल साहब ने बनाया था। और मुझे अगर अपनी पहचान, अपना नाम और कर्नल साहब का और अपने परिवार का नाम और आगे लेकर के जाना था, तो इस राजवंश नागल को भी कोई ऐसा काम करना था जिससे कि पूरे खानदान में इतिहास लिख दे। इसलिए दोस्तों, मैंने अपने पारिवारिक काम को नहीं चुना, मैंने सेप्सो परिवार को उस दिन सिलेक्ट कर लिया था कि आज के बाद अगर मैं करूंगा तो सेप्सो परिवार के साथ जुड़ करके यहां अपनी जिंदगी बनाऊंगा। और दोस्तों, मैंने अपने काफी दोस्तों को बताया, रिश्तेदारों को बताया, सब ने एक ही चीज बोली। बहुत से दोस्तों ने बोला कि नागल जी आज करेंगे, कल करेंगे, बाद में शुरू करते हैं, पहले आप करके देख लीजिए, जब आप शुरू कर देते हैं, जब आप कामयाब हो जाएंगे तब हम भी शुरू कर देंगे। काफी दोस्तों ने जब ये बातें बोली और जब काफी मेरे जो साथ के थे, जो भाई सर्विस करते थे, मैंने उनको जब इस बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देनी शुरू कर दी, तो बहुत से लोगों ने जब मना किया तो जो मेरा जोश था वो धीरे धीरे ठंडा पड़ने लग गया। लेकिन दोस्तों, हमने जिंदगी में कभी हार मानना नहीं सीखा। नागल का एक ही प्रिंसिपल है, नागल ने कभी जिंदगी में हार मानना नहीं सीखा, या तो किसी चीज में हाथ नहीं डाला, और अगर एक बार हाथ डाल लिया तो वापिस कभी अपने हाथ को वापिस नहीं किया, क्योंकि दूध शेरनी का पिया हुआ है। एक रास्ता था कि इस रास्ते से पीछे हट जाएं, लेकिन दोस्तों फिर मैंने अपने परिवार के साथ, मैं अपनी वाइफ को लेकर, बेटे को लेकर के और उस महान व्यक्ति के पास गया जो व्यक्ति मुझे इस बिजनेस में लेकर के आया। और उस व्यक्ति को जब मैंने जाकर के सारी बातें बताई तो उन्होंने मुझे अपने घर के अंदर बैठाया और मुझे एक ही चीज बोली। मैंने उनसे पूछा कि श्रीमान, आपने बोला था कि इस बिजनेस में लोग कामयाब होते हैं, इस बिजनेस के अंदर लोग सक्सेस होते हैं, इस बिजनेस में लोग पैसे कमाते हैं, इस बिजनेस को करने वाले लोग अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं। मैंने बहुत से लोगों को यह बात बताई है, लेकिन कोई भी व्यक्ति मेरी बात सुनने के लिए और मेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं है। तो उस महान व्यक्ति ने एक ही बात मुझे बोली, नागल जी आप कैसे बताते हैं? मैंने उन्हें बताया कि श्रीमान, मैं तो फोन के ऊपर बताता हूं या ऐसे बोल करके बताता हूं। तो उन्होंने मुझे बोला, नागल जी अगर आप ऐसे ही बोल के बताते रहे, फोन पे बताते रहे, तो आपके साथ कोई व्यक्ति आने वाला नहीं है। यदि आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है, आपको इस बिजनेस में सफल होना है और आपको इस बिजनेस में सक्सेस लेनी है, तो आपको एक काम करना होगा। मैंने पूछा क्या करना होगा? उन्होंने एक ही बात बोली, आपको इस बिजनेस के अंदर सफल होने के लिए एक सिस्टम बना हुआ है। यदि आपने सिस्टम को फॉलो किया और सिस्टम की बातों को माना, तभी आप इस बिजनेस में सफलता हासिल करोगे। बहुत से लोग इस बिजनेस में तभी सफल हो पाते हैं जब वो सिस्टम को मानते हैं। मैंने उन्हीं व्यक्ति को एक बात बोली कि श्रीमान आप मुझे बताइए वो सिस्टम क्या है। तो उन्होंने मुझे बोला कि नागल जी आप प्लान कैसे देते हैं? तो मैंने बोला सर प्लान तो ऐसे ही बोल के बताता हूं। बोला नहीं, सिस्टम से प्लान कैसे देते हैं? तो मैं बोला सर सिस्टम से कैसे देते हैं? बोल के बताना होता है। तो वो मेरे सामने ला करके एक प्लान फोल्डर रखते हैं और उस बोलते हैं कि इसके माध्यम से आप बताइए। और जब मैं प्लान फोल्डर के माध्यम से पहली बार प्लान देनी शुरू की तो सच बोलता हूं मैं बोल नहीं पाया। जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर था वैसे मैं जरूर बोलता था, लेकिन जब प्लान फोल्डर से प्लान देने की बारी आई तब मैं बोल नहीं पाया। और जब मैं बोल नहीं पाया तो उस टाइम पर मेरा बेटा मेरे बगल में खड़ा था और उस बेटे ने आकर के मेरे कंधे पे हाथ रख करके एक ही बात बोली, पापा मैं बोल के बताऊं? और तब मैंने बच्चे की तरफ देखा पीछे मुड़ करके और मुझे लगा कि बच्चा बाप से ज्यादा समझदार हो गया है। और उस टाइम पर मैंने बोला ठीक है
मैं ही बोल करके बताऊंगा। और मैंने बोला श्रीमान ये प्लान फोल्डर मुझे दे दीजिए और मैं प्लान फोल्डर से सीख करके फिर आपको दे करके बताता हूं। तो उस व्यक्ति ने मुझे एक ही बात बोली कि नागल जी अगर आपको ये प्लान फोल्डर लेना है तो उसका अमाउंट बताया मुझे कि इतने रुपए का ये प्लान फोल्डर है। तो दोस्तों मैं सही बताता हूं उस टाइम मेरी जेब में पैसे नहीं थे। तो मैंने उस व्यक्ति को बोला कोई नहीं सर मैं आपको बाद में पैसे दे दूंगा। लेकिन उस व्यक्ति ने बोला नहीं बाद में नहीं अभी पैसे दीजिए। मैं बोला सर अभी तो मेरे पास नहीं है। तो बोला कोई बात नहीं जब आपके पास पैसे हैं तभी आप ले लेना इसको। तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आया कि मैंने इन पे विश्वास किया ये व्यक्ति मुझ पे विश्वास क्यों नहीं कर रहा है। फिर जब मैं चलने लग गया तो उन्होंने मुझे एक हिंदी में लिखी हुई प्लान की एक कॉपी मुझे ला करके दे दी और मुझे बोला नागल जी आप इस प्लान की कॉपी ले लीजिए और इससे प्लान सीख करके आप प्लान सीख लेना कि कैसे प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं। और दोस्तों जब मैं वो प्लान की कॉपी हाथ में लेकर के चलने लगा तब उस व्यक्ति ने मुझे एक बात बोली क्योंकि वो हाथ से लिखी हुई प्लान थी फोटो स्टेट की हुई 2 पेज की प्लान थी। उस व्यक्ति ने मुझे बोला नागल जी 2 रुपए दीजिए। कितने रुपए दीजिए? 2 रुपए दीजिए। और मुझे अंदर से इतना गुस्सा आया कि मैंने इस आदमी पे इतना बड़ा भरोसा किया है और इस इंसान को मेरे ऊपर 2 रुपए का भी विश्वास नहीं है। तब मैंने बोला ठीक है सर मैं अभी लेकर के आता हूं पैसे। मैं अपने घर गया 200 रुपए लेकर के आया और मैंने वहां से वो प्लान फोल्डर लिया और वो 2 रुपए का जो पेज था वो पेज लिया। और मेरे मन में एक विचार चल रहा था कि इस आदमी से मैं बकाया पैसे वापस नहीं लूंगा क्योंकि मैं इसको दिखाऊंगा इसकी औकात। इस आदमी को मैं ये दिखाना चाहता हूं कि देखो हम इंसान की कितनी इज्जत करते हैं। लेकिन दोस्तों वो व्यक्ति मुझे उस टाइम सिस्टम पे डालना चाह रहा था। उस व्यक्ति ने बैलेंस पैसे मुझे दिए। मैं अपने घर आ गया और मेरे बेटे ने मुझे बोला था कि पापा मैं बोल करके बताऊं रियल उस रात लगभग 2 बजे तक मैंने प्लान की तैयारी की। 2 बजे तक मैंने प्लान की तैयारी की। रात को 2 बजे प्लान याद कर करके मैं सोया और सुबह जब 8 बजे मेरा बेटा स्कूल जाने लग गया तब मैंने उसको बुलाया साहिल इधर आ बेटा। और मैंने उसको प्लान समझाने का शुरू कर दी। और जब मैंने उसको प्लान दिया प्लान लेने के बाद बच्चा स्कूल गया और मेरा ड्यूटी का टाइम हो गया था। मेरी वाइफ आकर के मेरे को बोलती है कि नाश्ता कर लीजिए आपकी भी ड्यूटी का टाइम हो गया। मैंने अपनी वाइफ को बोला आज नाश्ता नहीं होगा आज घर में प्लान होगी। आज घर में प्लान होगी। और मैंने अपनी बीवी को प्लान दिया और एक बार नहीं दिया कम से कम 4 से 5 बार दिया। वो भी बोली कि आज ड्यूटी नहीं जाएगा क्या? मैं बोला आज मैं ड्यूटी नहीं जाऊंगा आज प्लान होगी। 4 से 5 बार उसको प्लान दिया। शाम को बच्चा स्कूल से जब वापिस आया और जैसे ही घर में आया फिर उसको प्लान दिया बच्चे को फिर प्लान दिया। और फिर मैं धीरे धीरे प्लान सीख गया और मैंने अपने सीनियर को बोला सर मैं प्लान सीख चुका हूं। फिर उन्होंने मुझे बोला नागल जी अगर आप प्लान सीख चुके हो तो आप अपना ड्रेस कोड ठीक करिए। फिर मैंने अपना ड्रेस कोड मैंने बोला कि सर बताओ ड्रेस कोड में क्या करना पड़ता है? तो बोला नागल जी आप फॉर्मल ड्रेस कैजुअल ड्रेस पहनते हो। आपको इस बिजनेस को क्योंकि ये लाखों का बिजनेस है और इस बिजनेस के लिए आपकी ड्रेस कोड फॉर्मल होनी चाहिए। उसी दिन मैंने डिसीजन लिया कि मैं फॉर्मल ड्रेस पहनूंगा। और दोस्तों वहीं से मेरे इस बिजनेस की शुरुआत होती है। मैंने फॉर्मल ड्रेस ली और लेकर के इस बिजनेस की शुरुआत कर देता हूं। और मैं पहली बार जाकर के अपने 3 साथियों को प्लान के लिए बुलाता हूं। और जैसे ही मैंने 3 साथियों को प्लान के लिए बुलाया और उनको मैं प्लान के बारे में समझाने लग गया तब तक एक व्यक्ति और आकर के बैठा हुआ था। और दोस्तों मैंने जो प्लान सीखी थी मैंने जो प्लान याद की थी वो मैं हिंदी में याद कर करके गया था। और जैसे ही मैंने अपने साथ वाले 3 फौजियों को प्लान समझा रहा था और जो चौथा लड़का बैठा हुआ था वो लड़का पढ़ा लिखा गोरा स्मार्ट एकदम सुंदर लड़का था। और मैं हिंदी में उनसे बातें कर रहा था और लेकिन उस लड़के ने मेरे से इंग्लिश में क्वेश्चन करने शुरू कर दिए। और इंग्लिश में मेरे से जब बातें करनी शुरू की तो रियल बताता हूं जो मैं हिंदी में भी थोड़ा बहुत याद करके गया था मैं वो हिंदी भी भूल गया। और उसके सामने मेरी एकदम जबान बंद हो गई मेरी एकदम बोलती बंद हो गई। और उस लड़के ने एक के बाद एक क्वेश्चन करने शुरू कर दिए। कंपनी ये प्रोफाइल पता नहीं क्या क्या पूछने कर दिए और मैं सब कुछ भूल गया। और फिर मुझे वही गुस्सा आया कि मैं बोला कौन सा बिजनेस की मैंने शुरुआत कर दी है यहां तो बड़ी मुश्किल काम है। और फिर मुझे वही व्यक्ति याद आया जो मुझे बिजनेस में लेकर के आया था। मैं चाहता हूं फिर मैं उस व्यक्ति को मैं फोन करता हूं। मैं बोला सर आप कहां पर हो? तो उन्होंने बोला नागल जी मैं यहां पर हूं घर के पास हूं। मैंने बोला सर आप जल्दी यहां पर आ जाइए
और मैंने ऐसे मैं बता रहा हूं, बिजनेस के बारे में बता रहा हूं, तो वो समझ गए, मेरे सीनियर थे कि यहां पर जवान फंस गया कहीं न कहीं। वो अचानक आए, और जिसकी आदत खराब होती है उसकी हमेशा आदत खराब ही रहती है। वो लड़का पढ़ा लिखा था, हिंदी भी बोल सकता था, लेकिन मुझे कमजोर करने के लिए, मुझे ले डाउन करने के लिए वो अंग्रेजी बोल रहा था। क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदी लागू है, और वो राजस्थान की में तो वैसे भी हिंदी लागू है। वहां पर वो लड़का, मुझे रहने वाला भी राजस्थान का था, लेकिन वो अंग्रेजी में मुझसे बातें कर रहा था ताकि मुझे वो कमजोर कर सके। लेकिन मेरे सीनियर जब आए और उन्होंने उनसे बात करनी शुरू की, तो मेरे जो सीनियर थे वो डबल में इंग्लिश थे और आर्मी के अंदर क्लर्क थे, और कई बार उन्होंने एसएसबी के लिए ट्राई किया था, और उस व्यक्ति को अंग्रेजी आती थी। तो जैसे ही उस लड़के ने इंग्लिश में क्वेश्चन किए, और इधर से साहब ने जब उसको प्रॉपर इंग्लिश में जवाब दिया, तो दोस्तों वो लड़का अंग्रेजी छोड़ करके हिंदी में बात करनी शुरू कर दी। और जैसे ही उसने एक मिनट जैसे ही उसने हिंदी में बात करनी शुरू की, मैंने बोला सर अब आप साइड हट जाइए, इसका ऑपरेशन तो अब मैं करूंगा, इसका ऑपरेशन अब मैं करके दिखाता हूं। जो थोड़ा बहुत मेरे अंदर अंग्रेजी का डर था वो भी उस दिन खत्म हो गया। और मैं बोला आज मैं बात करता हूं। मैंने उससे पूछा, भाई साहब जब तेरे को अंग्रेजी आती है, हिंदी आती है, तो मेरे से हिंदी में नहीं पूछ लेता? अब पूछ, तू क्या जानना चाहता है?